हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो वे से प्रिपेयर करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। सो एक्चुअली दिस टू मेथड डिफर ऑन द पार्ट इन विच वी कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है। इन दोनों में डिफरेंस जब आता है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों ही मेथड में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वाइल डायरेक्ट मेथड लॉजिकली समराइजेज द कैश फ्लो मूवमेंट अंडर ब्रॉड ऑपरेटिंग हेड्स, indirect method work backward from net profit and remove all the non-cash incomes and expenses to get the cash from ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो किस तरीके से जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं तो किस तरीके से जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड को देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना, या फिर नेट लॉस आता है। तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालते हैं तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को लेते हैं, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके अंदर हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, ठीक है, या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हमने क्या किया होता है, मेंशन किया होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस नॉन प्रॉफिट से वो सारी की सारी आइटम्स को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। मान लो कि अगर हमने कहा कि जो भी हमारा प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट में हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है। क्या वो डेप्रिसिएशन जो हमने किया, क्या वो कैश एक्सपेंस था? वो हमारा कैश एक्सपेंस नहीं था, उसमें हमने कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया। तो वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे नेट प्रॉफिट में। तो इसलिए कहा गया कि नेट प्रॉफिट में जितने भी नॉन कैश इनकम्स है या फिर एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि हमें हमारी एग्जैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पता चल सके। ठीक है, नेट कैश कितना फ्लो हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से हम जो है वो इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि जितने भी कैश के मूवमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को जो है हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग हेड्स को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की नॉन कैश इनकम से एक्सपेंडिचर को कंसिडर ही नहीं किया जाता। और अच्छे से हम समझेंगे एक एक टॉपिक को। सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ताकि और क्लैरिटी आए। तो डायरेक्ट मेथड की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो अंडर डायरेक्ट मेथड द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसिप्ट एंड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड कैश पे टू द सप्लायर्स एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो रिप्रेजेंटिंग कैश जनरेटेड विच रिप्रेजेंट्स कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या किया जाता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले जो भी हमारे पास कैश रिसिप्ट आई उसमें से हम कैश पेमेंट को माइनस कर देंगे, और जितने भी अदर एक्सपेंसेस है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें हमारा कैश जो है वो पता चल जाएगा कि कितना कैश हमें एक्चुअली में जनरेट हुआ है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके। Under direct method, all the non-cash transactions such as the depreciation, goodwill, preliminary expenses, discount on shares and or debentures, etc., and loss or profit on sales of assets and investment are to be ignored as these are non-cash transactions. सबसे पहली बात यही कही गई थी कि जितने भी कैश रिसिप्ट्स होते हैं उसमें से हम हमारी कैश पेमेंट और अदर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो जितने भी हमारे जो कैश जनरेट हुआ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि जितने भी नॉन कैश आइटम्स होती है, ठीक है, जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है, जो भी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम सच एज द इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर नॉट टू बी कंसिडर। इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते जब भी हम हमारी डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है फाइंड आउट करने के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम फ्लो एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लाइक बैड डेट्स रिकवर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लॉस ऑन स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ठीक है, तो सच कैश फ्रॉम फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अब हमने क्या किया, मान लो सबसे पहले हमने कैश रिसिप्ट को लिखा, उसके अंदर कैश जो भी पेमेंट है उसको माइनस कर दिया, उसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस उसको माइनस किया। उसके बाद सेपरेटली हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कैश से रिलेटेड है उनको क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, सेपरेटली उसमें दिखाते हैं। ठीक है,
जैसे कि बैड डेब्ट्स रिकवर, तो रिकवर होने में पैसा ही तो आया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो इसमें भी पैसा आया। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और अर्थक्वेक, जो भी हमारा स्टॉक था वो उसका लॉस हो गया, तो वो भी तो कैश की फॉर्म में ही है। हम उसको सेल करते तो हमें पैसा मिलता है, लेकिन वो लॉस हो गया क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो सेपरेटली जो है वो डिस्क्लोज की जाती है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड कि इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ये देखते हैं। अंडर दिस मेथड नेट प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड for the non-cash item as well as the items for non-operating incomes. The net profit or loss as shown by the profit and loss account cannot be treated as cash flow from operation, as you are aware that there are certain items like depreciation, goodwill, preliminary expenses, etc. which appear on the debit side of the profit and loss account but do not affect cash. Such items are added back to the net profit. Similarly, items on non-trading incomes which like profit on sales of fixed assets, interest and dividend received on investment, refund of taxes, provision for discount on creditor, etc., which appears on the credit side of the profit and loss account should be deducted from the net profit to find out the cash flow from operations. In addition to the above items, in addition to the above, there are also certain items which do not appear in the profit and loss account but have effect on cash. Such items represent change in current assets and current liabilities. All these adjustments must be made to the net profit and loss as shown by the profit and loss account to ascertain the actual amount of the cash flow from operations. तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले यही कहा गया कि जब हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालते हैं, तो इसमें हम जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, सबसे पहले हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है, उसको लेके चलते हैं। जो हम जानते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी आइटम नॉन कैश आइटम्स को भी डिडक्ट करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, तो इसको हम एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं डेबिट साइड में। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद जितने भी हमारे जैसे कि नॉन ट्रेडिंग इनकम्स होती हैं, ठीक है, उस इनकम्स को हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती। तो जो आता है वो हमारा एग्जैक्टली क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाता है। तो ध्यान में रखना कि जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें जो भी डेबिट साइड में जो नॉन कैश आइटम्स होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि उसको हमने नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ जो क्रेडिट साइड में जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, उसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि उसको हमने ऐड ऑन किया हुआ है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा एक्चुअल में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों मेथड में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। नेट कैश जनरेटेड थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश स्पेंड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनली नेट कैश जनरेटेड थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो बेसिकली यही कहा गया है कि तीन वैल्यूज़ आती है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बनाते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि कितना हमने इन्वेस्टिंग किया है पैसा, ठीक, कितना कैश हमने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद थर्ड हम बनाते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना फाइनेंस जो है हमें जनरेट हुआ है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ठीक है, इसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू द रिमूविंग द नॉन कैश expenses and incomes, and the second part of the adjustment is related to the impact of change in the current assets and liability, and the third part, which is cash arises out of extraordinary item, is shown separately. तो जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा कि जो नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने पहले डिडक्ट किया होता है हमारे नेट प्रॉफिट में से, उसको ऐड बैक करते हैं, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको हमने ऐड किया होता है, उसको हम डिडक्ट करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि हमारे जो भी वर्किंग कैपिटल होती है, जो भी चेंजेस आते हैं हमारे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी में, उसको हम एडजस्ट करते हैं। थर्ड जो हमारा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आती है वो हम मानते हैं कि हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अमाउंट आई है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस द पार्ट 1 एडजस्टमेंट आर हाई वैल्यू विच दे मे बी ट्रू फॉर कंपनीज लाइक सॉफ्टवेयर वेयर वर्किंग कैपिटल इज नॉट हाई। सेकेंड कंपोनेंट में बी लार्ज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब हर किसी कंपनीज का अलग अलग बिजनेस होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए जो वर्किंग कैपिटल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो वर्किंग कैपिटल होती है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। उनके लिए क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से हम बात करते हैं हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेजरिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनी अमाउंट स्पेंड इन परचेज ऑफ फिक्स असेट्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई भी हमने फिक्स असेट्स को परचेज किया या फिर उसको सेल किया तो वो सारी चीज़ें हम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ अ फर्म स्पेंड ₹20 लाख टू बाय न्यू असेट्स एंड इट सोल्ड ₹3 lakh worth of assets for ₹8 lakh. The net cash flow on investing activity is ₹12 lakh. ठीक है, कैश आउटफ्लो ऑफ 20 लाख लेस कैश इनफ्लो ऑफ ₹8 लाख। अब क्या कहा गया कि एक कंपनी है, उसने क्या किया, 20 लाख रुपए की एक नया असेट्स को खरीदा। एक कंपनी के पास 3 लाख का असेट्स था जिसने 8 लाख में सेल कर दिया। तो कंपनी ने एक्चुअल में कंपनी का जो आउटफ्लो है वो कितने का हुआ, कंपनी का जो आउटफ्लो हुआ वो 12 लाख रुपए का हुआ। कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया असेट्स पे, 12 लाख। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो सिमिलरली इट इज़ ईजियर टू कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हियर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फ्रेश इक्विटी एंड लोन दैट द कंपनी हैज़ रेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड फ्रॉम दैट वी डिडक्ट लोन अमाउंट रिपेड। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी ने कितना फाइनेंस जो है वो रेज़ किया, जितना भी पैसा रेज़ किया है मार्केट से उसको ऐड करेंगे और जितना भी पेमेंट किए उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। सो इन एडिशन टू दिस वी ऑल्सो डिडक्ट डिविडेंड सिंस डिविडेंड इज आउटकम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसके अंदर जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इंटरेस्ट भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन हम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना शो करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। सो हाउएवर यू मे वंडर व्हाई इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेड हियर सिंस इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. So there is no straight answer to this, but accounting standard require interest to be shown as an cash outflow items in operating activities. तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप जो इंटरेस्ट है वो कहाँ शो करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैश आउटफ्लो है। ठीक है, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो जहाँ से आपने लोन लिया है तो वो कैश आउटफ्लो का पार्ट है और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये कहना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के क्या फॉर्मेट होते हैं और किस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्या मेथड का यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।